नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। यहाँ जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग आखिर तक देखिएगा वीडियो को और जहाँ तक हो सके प्रश्नों का उत्तर मुझसे पहले देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो देखो, तुगलक वंश जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तीसरा वंश था। पहला क्या था? गुलाम था, दूसरा खिलजी था, तीसरा है तुगलक। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इसने की स्थापना की थी कब? 1320 में। 1320 से लेकर के ये 1414 तक चला था। ध्यान रखना, 1320 से 1414 तक चला था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले सभी राजवंशों में सर्वाधिक लंबे समय तक तुगलक वंश के शासकों ने शासन किया, लगभग 94 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, गाजी मलिक ने किसके विरुद्ध विद्रोह कर तख्ता पलट किया था। तो ये गाजी मलिक कौन था? तो जो गाजी मलिक है यही गयासुद्दीन तुगलक था। उसका पहले नाम गाजी मलिक था, फिर जब ये अपना राज्याभिषेक करवाता है तो गयासुद्दीन तुगलक रख लेता है। तो गाजी मलिक किसके विरुद्ध विद्रोह कर तख्ता पलट किया था? तो नाम याद रखेंगे, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। पिछले वाले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। नासिरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक था, तो उसको जो है इसने अपदस्थ कर दिया, उसकी हत्या कर दी और गाजी मलिक जो है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत के तीसरे राजवंश तुगलक वंश की स्थापना करता है। तीसरा क्वेश्चन है, किसके संबंध में कहा जाता है कि उसने 29 बार मंगोलों को परास्त किया था। मंगोल जो भारत में बार बार आक्रमण करते थे, चंगेज खां इल्तुतमिश के समय था, उसके बाद फिर बलबन के टाइम पर भी आक्रमण हुआ, जलालुद्दीन खिलजी के समय भी हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के समय भी हुआ। तो ये जो आक्रमण है होता ही रहा। तो जो गाजी मलिक है ना, मतलब गयासुद्दीन तुगलक, जब ये सुल्तान नहीं बना था तो उस समय इसकी जो ड्यूटी होती थी पश्चिमोत्तर भारत में होती थी, मतलब मंगोलों को भारत में प्रवेश करने से रोकना इसका काम था जब ये सुल्तान नहीं बना था। तो इसने लगभग 29 बार मंगोलों को परास्त किया था, मतलब बहुत बार उनसे लड़ा था। अगला क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया द्वारा गयासुद्दीन तुगलक के लिए कौन सा वाक्य बोला गया? बड़ा फेमस है, बहुत बार पूछा गया है। हुनुस दिल्ली दूरस्त। क्या बोला था? हुनुस दिल्ली दूरस्त। याद रखेंगे, हुनुस दिल्ली दूरस्त। ये किसने बोला था? निजामुद्दीन औलिया ने। हुनुस दिल्ली दूर अस्त ये बोला था। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। किसके लिए बोला था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। इसका मतलब होता है दिल्ली अभी दूर है। देखिए क्या था कि जो गयासुद्दीन तुगलक है वो बंगाल गया हुआ था, वहाँ विद्रोह हो रहा था तो उसको दमन करने के लिए गया हुआ था, और जब वो वापस आ रहा था तो उस समय जो निजामुद्दीन औलिया हैं उन्होंने ये शब्द कहे थे कि हुनुस दिल्ली दूर अस्त, मतलब अभी दिल्ली दूर है, और इसके बाद फिर गयासुद्दीन तुगलक की हत्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने पहली बार नहरों का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर आंसर आपको लगाना है गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन इसका जो मतलब तुगलक वंश का जो तीसरा शासक था फिरोज शाह तुगलक, उसके समय में बहुत बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण करवाया गया था, लेकिन प्रथम बार पूछा जाएगा तो वहाँ आंसर आएगा गयासुद्दीन तुगलक। अगर बहुत बड़ी संख्या में पूछे तभी फिरोज शाह तुगलक लगाना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक का नाम जूना खां था? जूना खां। तो जूना खां या फिर इसको जौना खां भी बोला जाता है। तो ये किस सुल्तान का नाम था? तो मुहम्मद बिन तुगलक, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। इसका एक नाम उलुग खां भी मिलता है, उलुग खां, और कई स्थानों पर यह भी मिलता है कि उलुग खां इसको उपाधि दी गई थी गयासुद्दीन तुगलक की तरफ से, लेकिन उसका असल नाम उलुग खां था, ऐसा भी कई पुस्तकों में दिया हुआ होता है। तो याद रखना, उलुग खां, जौना खां, मुहम्मद बिन तुगलक सभी एक ही व्यक्ति के नाम थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था
जिसने डाक व्यवस्था को दुरुस्त किया। तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। तो इसने जो है डाक व्यवस्था को दुरुस्त किया, जो हरकारे थे मतलब सूचनाएं पहुंचाने वाले जो लोग थे उनकी नियुक्ति की और चीज़ों को व्यवस्थित करना शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को उलुग खां की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये बोला जाता है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा इसको उलुग खां की उपाधि दी गई थी। वहीं कई पुस्तकों में उलुग खां इसका मूल नाम भी मिलता है, लेकिन उस समय जो है ना बहुत सारे लोगों को उलुग खां की उपाधि दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, किसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी? तो ये गयासुद्दीन तुगलक था जिसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी, गयासुद्दीन तुगलक। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो उसके पुत्र जौना खां, उसने जो है गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर दी और खुद सुल्तान बना। ये 1325 की बात है। 1325 में जब वो बंगाल से लौट रहा था गयासुद्दीन तुगलक, तो जो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक वो जो है अपने पिता के ठहरने के लिए एक घर का निर्माण करवाता है। वो लकड़ी से बना हुआ होता है और जब गयासुद्दीन तुगलक उस लकड़ी के घर में आराम कर रहा होता है तभी उसको गिरा दिया जाता है, उसी में दब करके उसकी मौत हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की दोआब में कर वृद्धि की योजना किस कारण से असफल हुई? तो देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक है अपने सनक भरी योजनाओं के लिए जाना जाता है। तो उसकी एक योजना थी दोआब में कर वृद्धि। दोआब मतलब जो गंगा यमुना के बीच का वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर उसने कर वृद्धि कर दी थी। क्या किया था? उपज का आधा हिस्सा लेने लगा था। देखिए, इससे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी था वो भी उपज का आधा हिस्सा कर के रूप में लेता था, लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने सिर्फ और सिर्फ दोआब क्षेत्र में ऐसा किया था। बाकी जगह नॉर्मल था, दोआब क्षेत्र में ही उपज का आधा हिस्सा मतलब 1/2 कर के रूप में लेना तय किया गया। लेकिन जब उसने ये घोषणा की ना, उसी वर्ष उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया और मोहम्मद बिन तुगलक की ये योजना धरी की धरी रह गई। मतलब कि लोगों का खेतों में अनाज ही नहीं हुआ तो फिर वो लोग कर कहाँ से देंगे। लेकिन जो उसके सैनिक थे कर वसूलने वाले, उन्होंने बर्बर तरीके से वहाँ लगान की वसूली की। तो ये योजना अकाल पड़ने के कारण असफल हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी किस स्थान पर स्थानांतरित की गई? तो इसकी जो राजधानी थी वो दिल्ली थी, लेकिन मंगोलों का बार बार आक्रमण हो रहा था। तो इसको लगा कि अगर मैं अपनी राजधानी दिल्ली से किसी दूसरे स्थान पर ले जाऊं दक्षिण की तरफ तो मैं मंगोलों से बच सकता हूं। तो इसने दक्षिण में देवगिरी वही अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर यहाँ आक्रमण किया गया था देवगिरी में, जहाँ पर यादव वंशीय शासक रामचंद्र देव, शंकर देव ये लोग शासन कर रहे थे। तो इसने देवगिरी को अपनी नई राजधानी बनाई और दिल्ली के सभी लोगों को बोला चलो देवगिरी। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा देवगिरी का नया नाम क्या रखा गया? तो इसने देवगिरी का नया नाम रखा दौलताबाद। पूछा गया बहुत बार, ये सब ध्यान रखना, दौलताबाद ये देवगिरी का नया नाम। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के पीछे प्रमुख कारण क्या था? तो वही मंगोल आक्रमणकारियों से बचना इसका उद्देश्य था और इसको लगता था कि देवगिरी जो है साम्राज्य के बीच में है, मतलब वहाँ से ये चारों तरफ देख सकता है। क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, उसका साम्राज्य सबसे बड़ा था दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के समय, मतलब सुल्तानों में, मतलब 1206 से लेकर के 1526 के बीच मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर दिल्ली सल्तनत सबसे ज़्यादा विस्तृत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान द्वारा सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया? तो बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक वंश का तीसरा शासक है, तो उसने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या होता है? जो हिंदू है, मतलब कि जो गैर मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या किसी भी धर्म का हो, बस वो मुस्लिम ना हो, मतलब गैर मुस्लिम अगर किसी मुस्लिम राज्य में रह रहा है तो उसको वहाँ जजिया कर देना होगा। तो ये जो है ब्राह्मणों को नहीं देना होता था, मतलब बाकी सब देते थे लेकिन ब्राह्मण लोग नहीं देते थे। तो किसी भी शासक ने ब्राह्मणों पर नहीं लगाया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस शासक को पागल शासक कहा गया है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को बोला गया है, उसकी सनक भरी योजनाओं के चलते। देखिए, वो जो है ना अच्छी योजनाएं बनाता था, लेकिन पता नहीं बेचारा किस्मत का मारा था, उसकी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकी थी। तो इसी कारण उसको कई इतिहासकारों के द्वारा, यहाँ तक कि समकालीन इतिहासकारों
द्वारा भी उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ना बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत विद्वान व्यक्ति था, फिर भी उसको ये सब चीज़ सहना पड़ा क्योंकि उसकी योजनाएं जो हैं सफल नहीं हो पाई। अब पता नहीं उसकी किस्मत में क्या रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, तारीख फिरोज शाही का लेखक जियाउद्दीन बर्नी किस सुल्तान का दरबारी था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये रचना, इसका लेखक और ये किसके समकालीन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक का दरबारी था, फिरोज शाह तुगलक। तो ध्यान रखना तीनों चीज। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा है? विरोधी गुणों का सम्मिश्रण, तो ये बोला गया है जियाउद्दीन बर्नी द्वारा। जियाउद्दीन बर्नी ने विरोधी गुणों का सम्मिश्रण बोला है, मतलब कि उसमें अच्छे गुण भी है, बुरे गुण भी है। तो ये इसका कहना है, किसका? जियाउद्दीन बर्नी। ये तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी लिखा है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य किस सुल्तान का है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण को जीता, फिर गयासुद्दीन तुगलक उसने जो है कई सारे क्षेत्रों में पकड़ मजबूत बनाई। मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने दक्षिण में जो दक्षिण के राज्य थे उनको अपना करद राज्य बना लिया था, लेकिन जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने दक्षिण में डायरेक्ट रूल करना शुरू कर दिया, मतलब सीधे दक्षिण के राज्यों का दिल्ली सल्तनत में विलय करना शुरू कर दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर साम्राज्य बहुत ज़्यादा विस्तृत था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक कब पढ़ा लिखा अर्थात, अच्छा ये नहीं होना था। तो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक पढ़ा लिखा अर्थात शिक्षित और विद्वान शासक कौन था? तो वो यही मोहम्मद बिन तुगलक था। ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, बहुत ज़्यादा विद्वान था, इसको बहुत सारे विषयों का ज्ञान था। इसी कारण इसने जो है कई सारी योजना बनाई थी जनता के हित को लेकर के। कृषि में इसने सुधार लाने की कोशिश की, सांकेतिक मुद्रा चलाया, लेकिन सभी योजनाएं इसकी फेल हो गई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस क्षेत्र में सुधार हेतु दीवाने अमीर को ही नामक नए पद को सृजित किया गया? तो ये कृषि के क्षेत्र में सुधार हेतु, तो ये जो है कृषि में नई तकनीकों को विकसित करने की ओर ध्यान दे रहा था, लेकिन उस समय जो है ये चीज़ सफल नहीं हो पाया था। ये उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए और दुनिया भर की चीज़ें, उस पर जो है ये रिसर्च भी करवा रहा था। उसके लिए काफ़ी इसने पैसा भी खर्च किया, लेकिन इसके जो अधिकारी थे और जिन किसानों को इस कार्य में लगाया गया था वो सभी पैसा खा गए। तो इसका जो योजना था वो धरा का धरा रह गया। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर भारत आया था। ये लगभग 1333 ईस्वी में आया था। तो ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछा गया है। इब्न बतूता द्वारा लिखे गए पुस्तक का क्या नाम है? ये अगला क्वेश्चन। तो रेहला, इब्न बतूता रेहला नामक पुस्तक की इसने रचना की और इसमें जो है इसने अपने भारत यात्रा का भी वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को किस स्थान का काजी नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको जो है इब्न बतूता को दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त किया। तो दिल्ली में ये कुछ वर्ष रहा, तो वहाँ पर इसने जो है काजी के रूप में काम किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर किस स्थान पर भेजा था? तो देखो जो इब्न बतूता था ना, ये भारत के बाद चीन गया, तो चीन में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपना राजदूत बना करके भेजा। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की? तो ये यही मोहम्मद बिन तुगलक था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शिक्षित था। तो ये जानता था कि योग्य व्यक्तियों को अगर वो नियुक्ति देगा अपने राज्य में तो वो लोग अच्छे से काम करेंगे, तो ये योग्यता को वरीयता देता था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक दास प्रेमी सुल्तान किसे कहा जाता है? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ये फिरोज शाह तुगलक था। उसके समय में बड़ी संख्या में दास हुआ करते थे और उसने जो है दासों के लिए अलग से विभाग बना रखा था और दासों का वो जो है बहुत ध्यान देता था, दासों के ऊपर बहुत खर्च करता था। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे भारत में, मध्यकालीन भारत में जो दास प्रथा थी, तो उस समय के जो दास होते थे ना, ऐसा नहीं है कि जैसा हम लोग देखते हैं कि अमेरिका में जो दास हैं उनके ऊपर बिल्कुल अत्याचार किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, खाना नहीं दिया जाता है। तो उस टाइप की स्थिति नहीं थी हमारे भारत में। जो दास होते थे ना, उनकी स्थिति अच्छी होती थी, वो अपने मालिक के प्रति वफादार होते थे और जो मालिक है अपने गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। जैसे कि फिरोज शाह तुगलक, उसने अपने दासों के लिए बहुत कुछ किया था। यहाँ तक कि दास मध्यकालीन भारत में सुल्तान तक बने थे, जैसे कि
कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, बलबन हो गया, ये सब दास थे पहले। तो दासों की स्थिति देखा जाए तो भारत में थोड़ी ठीक थी, जैसा कि हम लोग 18वीं 19वीं शताब्दी में देखते हैं जो अमेरिका है वहाँ पर जो हाल था वैसा नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन में क्या लिख दिया मैंने, दक्कन में दक्कन साम्राज्य की स्थापना, अच्छा यहाँ बहमनी होना था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 में हुई थी ना, 1347 में हुई थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो इस समय अपना जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक जिसका शासनकाल कब से कब तक था? 1325 से लेके 51 तक इसका शासनकाल था। तो 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी दक्षिण में, दक्कन में। तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। क्या नाम था? हरिहर और बुक्का। ये भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर हुआ था। मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर दक्षिण में दो साम्राज्यों का उदय होता है। एक था बहमनी साम्राज्य और दूसरा था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना हुई थी 1336 में और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में। तो दोनों आप लोगों को याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में सैनिकों का पद वंशानुगत हो गया? तो देखो, जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो तो योग्यता को महत्व देता था, लेकिन उसके बाद जो सुल्तान हुआ फिरोज शाह तुगलक, उसने सैनिकों के पद को वंशानुगत कर दिया। मतलब कि एक सैनिक के बाद उसका बेटा वो सैनिक के पद को प्राप्त कर लेगा, चाहे वो योग्य हो या न हो। तो ये जो है दिल्ली सल्तनत के लिए अच्छा नहीं हुआ, मतलब कि आगे चल करके। तो ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर सैनिकों का पद वंशानुगत हो गया। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के समय एलची प्रथा क्या थी? एलची, तो ये पूछा गया है। तो एलची प्रथा किसे बोला गया है? यही जो सैनिकों का पद वंशानुगत हुआ ना, इसी को एलची प्रथा बोला जाता था, जो सैनिकों का पद वंशानुगत हुआ। इसके अलावा जो दूसरे कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनके पदों को भी वंशानुगत कर दिया। मतलब योग्यता को वरीयता नहीं दिया जा रहा था। किसके टाइम पर? फिरोज शाह तुगलक के समय। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर योग्यता के आधार पर नियुक्तियां होती थी। अगला क्वेश्चन है, फुतुहात ए फिरोज शाही किस सुल्तान द्वारा लिखित आत्मकथा है? तो ये फिरोज शाह द्वारा लिखा गया था। देखो यहाँ फिरोज शाही है, इसी से आप समझिए कि ये फिरोज शाह की आत्मकथा है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में कौन से नगर की स्थापना की? तो देखो, जो फिरोज शाह तुगलक था ना, उसने बहुत सारे नगरों की स्थापना की थी। उन्हीं में से एक था जौनपुर। जौनपुर जो कि इसने अपने भाई जौना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बनवाई थी। देखो, जो फिरोज शाह तुगलक था वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया? तो ये कई बार पूछा गया है। कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक। अगर सर्वप्रथम किसने बनाया तो ये पूछा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत कालीन भारत में किस विदेशी आक्रमणकारी द्वारा दिल्ली को भयंकर तरीके से लूटा गया? तो ये था तैमूर। तैमूर जिसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया और भारत की राजधानी दिल्ली को भयंकर तरीके से लूटा। तैमूर लंग, ध्यान रखना, तैमूर लंग। तो दिल्ली सल्तनत के समय एकमात्र यही लुटेरा था। और अगर बात करें हम मुगलों की, मतलब कि बाबर की, तो वो तो लूटने के उद्देश्य से आया था, लेकिन वो यहीं सत्ता स्थापित कर लिया। तो तैमूर का नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? तो इसका आक्रमण कब हुआ? 1398 में इसका आक्रमण हुआ तुगलक शासकों के टाइम पर। तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो नाम याद रखना, नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम था? नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह जो कि तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान सिद्ध होता है, नासिरुद्दीन महमूद शाह। अगला क्वेश्चन है, गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। उसका जो मूल नाम था गाजी मलिक, तो उसमें जो गाजी शब्द है वो उसकी उपाधि थी। तो गाजी का मतलब जो है काफिरों का वध करने वाला कहा जाता है।
तो बस आप याद रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में दक्षिण के राज्यों का विलय दिल्ली सल्तनत में हुआ। तो थोड़ा सा आप लोग प्रश्न को समझिएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में दक्षिण के राज्यों का विलय दिल्ली सल्तनत में हुआ। तो ये गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पर हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी उसने दक्षिण के राज्यों को परास्त करके केवल उनको अपना करद राज्य बना दिया था। मतलब कि दिल्ली सल्तनत के वो अधीनस्थ तो थे, अधीन थे, लेकिन वो जो है वार्षिक कर दिया करते थे। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने वहाँ के राजाओं को हटाया और सीधे सीधे दक्षिण के राज्यों का विलय दिल्ली सल्तनत में कर दिया। उसने वारंगल, देवगिरी, इन सब का विलय जो है दिल्ली सल्तनत में सीधे सीधे कर दिया। वहाँ मतलब कि अब जो है वहाँ पर दिल्ली सल्तनत की तरफ से गवर्नर या फिर कोई अधिकारी नियुक्त होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने केवल अधीनता स्वीकार करवाई थी, मतलब कि अपने अधीन किया था, करद राज्य बनाया था। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक उसने सीधे सीधे उनका विलय दिल्ली सल्तनत में कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में भू राजस्व की दर सबसे कम थी। तो ये गयासुद्दीन तुगलक था। ये ना 1/10 से लेकर के 1/12 तक भू राजस्व लेता था, मतलब बहुत कम, किसानों के बारे में सोचता था तो बहुत कम ये जो है भू राजस्व लेता था। अगला क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसने जो नगर बसाया था ना तुगलकाबाद, तो वहीं पर इसका मकबरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राजमुंद्री के एक अभिलेख में दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दुनिया का खान कहा गया है। तो राजमुंद्री जो कि दक्षिण में है, तो एक स्थान है राजमुंद्री, तो यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में जकात नामक कर किन पर लगाया जाता था। तो जकात मैंने जजिया बताया, जजिया जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर होता था। वहीं जो जकात है ये मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर होता था, जो कि आय का 40वां हिस्सा होता था। तो ध्यान रखना, जकात आय का 40वां हिस्सा, और ये धार्मिक कर होता था। इससे जो इनकम होती थी ना, इससे मतलब जकात से जो भी पैसा मिलता था उसको धार्मिक कार्यों में, अच्छे कार्यों में लगाया जाता था। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश द्वारा खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने के पीछे क्या कारण था। तो ये प्रश्न मुझे एक दिखा तो मैंने यहाँ शामिल कर लिया। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की। तो इसके पीछे कारण क्या था, अपने साम्राज्य, अपने राज्य को मान्यता दिलाना, ताकि कोई भी दूसरा राज्य जो है इनके ऊपर अवैध तरीके से आक्रमण न कर दे। तो अपने आप को मजबूती दिलाने के लिए इसने ऐसा किया था। अगला क्वेश्चन है जियाउद्दीन बर्नी द्वारा गयासुद्दीन तुगलक की किस नीति को रस्मे मियान अथवा मध्यपंथी नीति कहा गया। रस्मे मियान अथवा मध्यपंथी नीति, तो ये किस नीति को कहा गया। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी, उसकी जो नीति थी ना वो बहुत ज़्यादा कठोर थी। जैसा कि उसका बाजार नियंत्रण हो या फिर अपने अमीरों के प्रति उसकी जो नीति है, तो जब गयासुद्दीन तुगलक जब सुल्तान बनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा उदार नीति अपनाता है, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी के बिल्कुल उलट। तो इसी नीति को जियाउद्दीन बर्नी ने रस्मे मियान और अथवा मध्यपंथी नीति कहा है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन पर बैठने के समय दिल्ली सल्तनत कितने प्रांतों में विभक्त था। तो इसके सिंहासन में बैठने के समय में 23 प्रांतों में बटा हुआ था, 23 प्रांत। अगला क्वेश्चन है तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। तो वही नासिरुद्दीन महमूद शाह, जिसके समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 में। तो वो जो है नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ। अगला क्वेश्चन है जौनपुर स्वतंत्र राज्य के रूप में किस सुल्तान के समय अस्तित्व में आया। तो देखिए जौनपुर, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में करवाया था। तो जो जौनपुर है नासिरुद्दीन महमूद शाह, मतलब तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान के शासन काल में स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है जौनपुर, और लगभग ये जो है 100 वर्षों तक स्वतंत्र रहता है। बाद में फिर इसको लोदी वंश के शासकों के द्वारा
दिल्ली सल्तनत में फिर से मिलाया जाता है। तो ध्यान रखना, नासिरुद्दीन महमूद शाह के टाइम पर यह स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक की तुलना मुगल कालीन किन शासकों से की जाती है? तो फिरोज शाह तुगलक, इसकी नीतियों के कारण इसकी तुलना मुगल कालीन 2 शासकों से की जाती है। देखो, फिरोज शाह तुगलक जो है ना, धार्मिक रूप से कट्टर था, मतलब ये गैर मुस्लिमों के प्रति इसकी जो नीति थी अच्छी नहीं थी, कठोर नीति थी। तो इसी कारण से इसको जो है औरंगजेब से तुलना की जाती है, इसकी धार्मिक कट्टरता के कारण। वहीं ये जो है अपने मतलब अपने मुस्लिम भाइयों के प्रति इसका जो दृष्टिकोण था बहुत ज़्यादा उदार था, तो इस कारण से इसकी तुलना अकबर से की जाती है। तो इसको जो है दिल्ली सल्तनत का अकबर भी बोला जाता है और औरंगजेब का पूर्वगामी शासक भी बोला जाता है। तो औरंगजेब और अकबर दोनों से इसकी तुलना की जाती है। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिरोज शाह तुगलक द्वारा किन्हें होना था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा किन्हें जिम्मी कहा गया है? जिम्मी, तो किन्हें जिम्मी कहा गया है फिरोज शाह तुगलक द्वारा? तो जिम्मी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम ना स्वीकार करे, मतलब कि इस्लाम न स्वीकार करने वाले व्यक्ति को जिम्मी कहा गया है। तो इसने गैर मुसलमानों को, विशेष करके हिंदुओं को जिम्मी कहा है। जो मुस्लिम धर्म नहीं अपनाते थे उनको ये जिम्मी कहता था, क्योंकि ये गैर मुस्लिमों के प्रति, मतलब कि जो हिंदू थे उस समय, गैर मुस्लिम हिंदू बहुसंख्यक थे, तो उनके प्रति इसकी जो नीति थी अच्छी नहीं थी, तो उसने इनको जिम्मी कहा है। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं यही समाप्त होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर किया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।